हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सीएम क्लासेस धनबाद में। मैं अक्षय। आपका जो ग्रुप डी के लिए मैथ का सेशन चल रहा था उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। आज की डेट में जो ग्रुप डी का 19 सितंबर 2022 में शिफ्ट थर्ड में जो क्वेश्चन आए थे मैथ्स के 25 क्वेश्चन, उसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एग्जाम में कैसे बनाना है। ठीक है, मैथ का वेटेज ग्रुप डी में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। आज के शिफ्ट में ये जो आज का सेशन जो है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त का क्वेश्चन है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि लेवल ग्रुप डी के क्वेश्चन से 2022 में एक्चुअली अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आप लोग ग्रुप डी के जितने भी 2022 में हुए थे एग्जाम उसके बुक लेना चाहते हैं उसके लिए तो बुक ले सकते हैं। केएन पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक आता है, 2024 एडिशन है। 2022 का जितना भी क्वेश्चन सभी का सॉल्व पेपर्स मिल जाएगा आपको। वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 के नाम वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो वॉल्यूम के नाम से ये सेल होता है आपके नज़दीकी बुक स्टोर में। साथ में ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से भी जाके बुक को बाय कर सकते हैं। साथ में अगर आपको चैप्टर वाइज लेना है, रेगुलर मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज ले सकते हैं। सॉल्व पेपर 10,000 MCQ के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे भी मिल जाएगा। साथ में फ्लिपकार्ट अमेजन से भी इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। इसी बुक से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, हम चलेंगे डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे। पेन कॉपी लेके बैठिएगा, पहले क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है आपके पास कि 420 और 28 के महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल कितना है, आपसे पूछा गया है। जैसे महत्तम का मतलब होता है, क्या होता है महत्तम का मतलब? HCF और LCM का गुणनफल आपसे पूछा गया है। ठीक है, इनका गुणनफल क्या है आपसे पूछा गया है। जब संख्याएं दी गई है, संख्या क्या क्या दिया गया है सर? 4 दिया है, 20 दिया है और 28 दिया है। ये 3 संख्या दी गई है। अगर इनका HCF का बात करते हैं तो सब में कॉमन क्या है? 4 है, आपको दिख रहा होगा। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28 है। 4 कॉमन है तो HCF 4 हो गया। अगर हम LCM का बात करते हैं तो LCM क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो इन सबको डिवाइड कर दे, सबके टेबल में आता हो, ऐसा 140 है। 140 जो दोनों के टेबल में आता हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 चौक 56, 560। इसका आंसर राइट क्या होगा? 560, ऑप्शन ए 560। ठीक है, ये बेटर वे था बनाने का। आसान क्वेश्चन था, आपने ही बना लिया होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आसान है। जो क्वेश्चन टिपिकल होगा मैं बता दूंगा, आप वीडियो पॉज करके उसको बनाइएगा, पहले सोचिएगा दिमाग लगा के। एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 50% की वृद्धि की जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा? अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं ना तो क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। ठीक है, मतलब a² का चेंज है, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट टर्म है ना। मतलब क्या है कि सक्सेसिव चेंज होगा 50% का, 50-50 का सक्सेसिव चेंज होगा। 50-50 का सक्सेसिव चेंज मतलब 50% बढ़ेगा, फिर से 50% बढ़ेगा, और इस 50 के कारण सक्सेसिव जो होगा 50 × 50 डिवाइडेड बाई 100 ये चेंज होने वाला है। काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50-50 100 और 25 125% का चेंज होगा। 125% आप लोग भी निकाल लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। 125% इसका ऑप्शन बी इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी। ठीक है, आराम से बनाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, वैसे मैं चलता हूँ सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा लंबा मेथड कैसे आप बनाते हैं, मैं कैसे बनाता हूँ देखिएगा। 1-2 स्टेप गैपिंग भी होगा, बट मैं वॉइस को सुनिएगा, ईयरफोन लगा के आसानी से आराम से सुनिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या स्टेप लगाया गया है। कुछ स्टेप्स को एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, तो कुछ स्टेप को कम किया जा सकता है। जैसे कैसे? देखिए यहाँ पे बोला है इसका स्क्वायर, अच्छा इसका मतलब होता क्या है? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? x + z। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू x/y। यही दिया हुआ है, गिवन है, आपसे ये पूछा गया है। हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व कैसे होगा? इसका स्क्वायर को खोलेंगे, पहले खोलते हैं तो क्या आ जाता है? x² + z² + 2xz ये आया, डिवाइडेड बाई क्या आएगा? y² + z² + 2yz। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, x/y के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो बताइएगा। यहाँ से देखा, बस मैंने स्क्वायर को खोला है। उसके बाद अब देखते हैं y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो टर्म है एक इक्वेशन बना देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा y ×
एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस x इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। ये आ गया। देखिए 2xyz इस साइड भी है, 2xyz उस साइड में, दोनों साइड इक्वल है, तो 2xyz से 2xyz कट गया। अब देखिए हम इसको क्या कहते हैं, y को एक साइड और z को एक साइड हम लेके चले जाते हैं, तो y को लेके आते हैं एक साइड, तो क्या होगा y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, देखिएगा ये स्टेप करने में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम y को कॉमन ले लेंगे, y को कॉमन लेंगे तो यहाँ का क्या बच जाएगा, x माइनस एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, छोड़िए यहाँ पे मैं क्या कॉमन लेता हूँ, एक्स वाई कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स वाई को कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ बचेगा x माइनस वन बचा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन लेने होगा तो z कॉमन लेना होगा ना, यहाँ से z को कॉमन ले सकते हैं, जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, जेड स्क्वायर को कॉमन ना लेते हुए हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, 1 मिनट रुकेगा, यहाँ पे कॉमन, देखिए ये इतना टिपिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं एक्स वाई को कॉमन लेते हैं, हाँ एक्स वाई को कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस वाई बचेगा, ठीक है। यहाँ पे जेड स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा। अच्छा ठीक है, मैंने वहाँ मिस्टेक कर दिया था, ठीक है, ये आ गया। अब इस पर हम ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई दोनों साइड है तो ये कट जाएगा। आपका फाइनली क्या बचेगा, एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स बटा जेड इक्वल टू वाई बटा जेड, ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब क्या होने वाला है, देखिए इसका मतलब होने वाला है आपका एक्स बटा वाई, ठीक है, ये होने वाला है एक्स बटा वाई होने वाला है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया जेड इंटू वाई। अब देखिए जब इससे हम कंपेयर करते हैं तो ए के प्लेस पे क्या आया, ए के प्लेस पे जेड आया है, ए का मान क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ए का मान क्या होगा, जेड होगा, ए का मान जेड होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ए का मान जेड है। देखिए छोटा सा है बट स्टेप बाय स्टेप ऐसे ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा मैंने क्यों किया, आप बोलिएगा कोई और मेथड क्यों नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे इसलिए नहीं लगा सकते, एक लगाया जा सकता था, एक्स को वाई के साथ इक्वल करते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बता दिया गया जो इक्वल नहीं है। साथ में एक और मेथड क्या था कि हम कोई एक टर्म को शून्य कर सकते हैं, जबकि यहाँ बता दिया कि जेड का मान शून्य से ज़्यादा है। तो दो कंडीशन था, इस वजह से बेसिक से बनाना ही इसका एक मेथड बचा था, ए इक्वल टू जेड आने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है। 33 का मतलब क्या होता है सर, मतलब 3 इंटू 11, सबसे छोटी संख्या 3 है। पहले हम देख लेते हैं 3 से कौन कौन कटेगा। 3 का मतलब क्या होता है, जो 3 के टेबल में आए। 3 के टेबल में क्या क्या आएगा, 5, 2, 10, 15 कट सकता है। ये देखेंगे 6 और ये 9, 7, 8 ये नहीं कटेगा। ये देखते हैं, ये देखेंगे तो 7, 3, 10 और 5, 7, 17 ये भी नहीं कटेगा। ये देखते हैं 8, 1, 9 ये कट सकता है, ये दोनों कट सकता है, दोनों कट सकता है। अब हम क्या काम कर सकते हैं, ए होगा नहीं तो डी होगा। अब 11 से चेक करना होगा, 11 से चेक करेंगे तो कितना हो गया, अल्टरनेट को जोड़ेंगे, कितना हो गया, 2 हो गया, 8, 5, 13 में से 2 गया तो ये कटेगा। यही आंसर होने वाला है, जब एक ऑप्शन आ गया तो यही होने वाला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। एक चतुर्भुज के तीनों कोनों का माप दिया हुआ है, ठीक है, चौथे कोण का माप पूछा गया है। नियम क्या होता है, एक चतुर्भुज के सभी चारों कोनों का मान कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा सर, चौथा कोण निकालना होगा ना, डी निकालना है, तो हमको घटाना पड़ेगा। 360 में से 110 को घटा देंगे, 55 को घटा देंगे, 125 को घटा देंगे, घटा देते हैं। अच्छा इसका मतलब तो 180 हुआ, ठीक है, 180 बचा। अब हम 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 70, यही इसका राइट आंसर होने वाला है 70, ठीक है। यहाँ तक कहीं किसी को डाउट नहीं होने वाला होगा, डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप में बढ़ना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसको पहले बना के देखिएगा, VVI है, इसको देख लीजिएगा, समझिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जाम में छोड़ना पड़ेगा जब तक आपको पता नहीं होगा। तो बनाना कैसे है इसको, यहाँ पे क्या बोला है, कोटे प्लस कॉसे एम है और कोसे माइनस कॉसे एन है, तो बनाने का टेक्निक क्या होगा, ठीक है। बेसिक से बनाएगा 2 पेज का जाएगा, बट बेसिक से नहीं बनाया तो कैसे बनाएंगे सर, ठीक है। एक मेथड है, ए को हम मानेंगे ऐसा वैल्यू ना जो सेट कर जाए। ए को हम मानेंगे 45 पे देखते हैं क्या आने वाला है। अगर 45 रखते हैं ना तो कॉट 45 कितना आता है, 1 आता है सर। कॉस 45 कितना आता है, 1/√2 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2। ये किसका मान है, एम का मान निकला। एन का मान के लिए क्या काम करते हैं, एन का मान के जगह भी हम ए 45 पुट करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 - 1/√2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, सब में दिया है m² - n², तो हम पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, m² - n²। ये क्या आने वाला है, ये क्या आने वाला है, इसका जब निकालेंगे ना तो इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा ना, 3 + 2√2 डिवाइडेड बाई 2। ये m का स्क्वायर हो गया, माइनस n का स्क्वायर जब करते हैं तो क्या आने वाला है, 2 1 3 - 2√2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 √2 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या आएगा, 2√2, ठीक है। 2 कट गया, 2√2 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है। ये किसका मान निकला, m² से n² का मान निकला। अच्छा पहला वाला हम अगर मानते हैं कि पहला वाला सही है तो mn का मान क्या होने वाला है। अब हम mn का मान निकाल लेते हैं। mn का मान क्या आने वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। mn का मान क्या आने वाला है, mn का मान अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को गुना कीजिएगा। दोनों को गुना करते हैं तो क्या आने वाला है, दोनों को गुना करते हैं तो क्या आने वाला है, देख लेते हैं। दोनों का गुना करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 3, 2 में से 1 गया तो 1 डिवाइडेड बाई 2। mn का मान 1/2 आ गया। पहला वाला अगर मानते हैं सही है तो इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 = 4/2। ये तो 2 आ गया, इधर 4 है, मतलब ये आंसर नहीं होने वाला है, ये आंसर तो नहीं होगा। अच्छा बी चेक करते हैं, बी का मान एक लेफ्ट साइड 8 है, राइट साइड कितना होना, 16/2 मतलब 8 8 8 सेट कर गया, इसका मतलब बी आंसर सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका राइट टेक्निक है कि ऑप्शंस को बैठा के ही चेक करना। लॉन्ग बनेगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनेगा, बहुत लॉन्ग बनेगा, इक्वेशन लेना पड़ेगा, फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बहुत लंबा मेथड है। आप देख भी सकते हैं इंटरनेट पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक। 30 साल बाद राजू की आयु उसके 4 साल पहले की आयु की दुगुनी होगी। राजू का वर्तमान आयु हम क्या मानते हैं, राजू का एज हम मानते हैं x, प्रेजेंट एज। 30 साल बाद राजू की आयु, 30 साल के बाद क्या होगा, राजू का आयु x + 30 साल होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके 4 साल पहले आयु, 4 साल पहले आयु क्या था, x - 4 होगा। इसका दुगना होगा, इसका दुगना 30 साल के बाद होगा। बस इतना ही तो बोला, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 30 = 2x - 8। अब हम x को x के साइड ले जाएंगे तो 2x में से x गया तो x बचेगा, और कितना होगा, 30 + 8 कितना हो गया, 38। राजू का प्रेजेंट एज कितना निकला, 38। 38 कहाँ से, ऑप्शन ए में दिया है 38, यही होने वाला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, 38 इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ तक डाउट नहीं होने वाला होगा। अच्छा अब चलेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना जिसकी त्रियक हाइट मतलब स्लैंट हाइट का मतलब l दिया है। l कितना दिया है, 28 दिया है, साथ में रेडियस 21 दिया हुआ है, ठीक, ये दिया है। अच्छा शंकु का आयतन होता क्या है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। ये तो सब लोग जानते हैं, ये होता है। उसको पुट करते हैं 1/3, पाई का मान आपके पास गिवन है 22/7, ठीक है सर। कैपिटल आर का स्क्वायर कितना होता है, 21 × 21। h कितना दिया है, h निकालना पड़ेगा, h कैसे निकलेगा सर, पहले एक शंकु ले लेते हैं। शंकु 3D फिगर नहीं है इसमें, 3D फिगर इसमें नहीं गिवन है। अच्छा 3D फिगर नहीं है तो 3D फिगर एक लगभग हम बना लेते हैं। शंकु कैसे बनता है, ठीक है। ये स्लैंट हाइट का मतलब ये दिया है, ये वाला क्षेत्र, मतलब हम इसको बड़ा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 90 है। 90 के सामने यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 28 और ये दिया 21, आपसे ये पूछा गया है। तो ये 7 × 4 है, इस 7 × 3 है, इसका मतलब 7 × क्या होगा, 16 में से 3 गया तो
16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7, 7√7 होने वाला है। तो हाइट क्या आने वाला है, एच आने वाला आपके पास 7√7, ये आने वाला है, ये होगा। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, पहले देखिए 7 या 21, 21 से 21 कट गया, मतलब 7√7 तो लास्ट में आएगा, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए और सी नहीं होने वाला है। अब हम क्या चेक करते हैं, देखिए ये 22 है, 22 में 2 छुपा हुआ, मतलब संख्या जो भी होगी इवन नंबर होगा, ऑड नहीं होगा, ऑड नहीं होगा, इवन होगा। इवन एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ तक कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। इसको बिना सॉल्व किए हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। यदि एक चतुर्भुज का एक कोण 120 है और इसके शेष 3 कोण इक्वल है, मतलब सभी इक्वल है, तो शेष 3 कोणों का प्रत्येक का माप कितना आपसे पूछा गया है। चतुर्भुज का चारों कोणों का मान 120 होता है। 120 में से एक है तीनों कोणों का मान 360 होता है, एक है 120, तो 120 हटा देंगे तो बचेगा 240, मतलब तीनों जो इक्वल कोण है ना, उसका तीनों का मान 240 है, मतलब 3 एंगल का मान 240 है। आपसे ए का मान पूछा गया है, ए का मान कितना हो जाएगा 240/3, जो कि हम बताएंगे 80 हो जाएगा सर, 80 डिग्री। 80 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिए है 80, ये 80 इसका सही आंसर हो जाएगा 80। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, इस क्वेश्चन पे डाउट है, माइट भी नहीं होने वाला होगा। संख्या दिया हुआ, संख्या क्या दिया है उसे, 0.335 ये दिया है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखाता है, जब भी संख्याएं बाय में दी जाए उसको लिखना हो ना, जिस पे नहीं लगा उसको घटाते हैं। ये क्या होगा 335, टोटल संख्या लिख दिए, 3 पे तो नहीं लगा हुआ बाय, तो 3 को घटा देंगे, 2 संख्या पे लगा तो 2 9 लिख देंगे, 1 पे नहीं लगा तो 1 0 लिख देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 335 में से 3 गया तो 332/990, 990, 332/990 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 332/990, यही इसका राइट आंसर होने वाला है 332/990। यहाँ तक डाउट होगा तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई h वाले खोखले बेलन की आधार की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या इंटरनल कितना है, स्मॉल आर, कैपिटल आर, बड़ा है। इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया है। अच्छा, इसका मतलब h + r - r, कैपिटल आर है ये वाला, h + कैपिटल आर - स्मॉल आर। अच्छा, इसका मतलब है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है एज कंपेयर कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कम होता है, टोटल ज़्यादा होता है, टोटल हमेशा ज़्यादा होगा, मतलब कि राइट साइड जो है वो ज़्यादा होने वाला है। ऑप्शन बी नहीं होगा, बी छोटा है, ऑप्शन डी नहीं होगा, 2 ही ऑप्शन बचेगा आपके पास, 2 ही ऑप्शन बचेगा जो ज़्यादा है, ठीक है। अब दोनों में से कौन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, यही ज़्यादा, क्योंकि 2 जोड़ेगा 1 घटाएंगे, यही ज़्यादा है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। बिना सॉल्व किए मैं बता, अनुपात पूछा जाए ना तो अनुपात पे ही फोकस कीजिएगा, तो सॉल्व नहीं करना आपको, ठीक। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। या नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का सही करता है, ठीक है। मूल ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² + 4√3 x + 3 = 0, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था जोड़ के 4√3 आना चाहिए, गुना करने पे 3 आना चाहिए। देखिए यहाँ √3 है तो √3 तो सॉल्व होगा नहीं, इसका मतलब अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय कहाँ है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। अच्छा, इक्वल होगा क्या, इक्वल कभी नहीं आएगा क्योंकि गुना में बन ही नहीं रह पाया, तो असमान होगा। एक ही ऑप्शन बचा, अपरिमेय और असमान, ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। 25m² + 40mn + 16n², इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5m का स्क्वायर, यही लिखा हुआ है, 2 × 5m × 4n + 4n का स्क्वायर, यही नहीं लिखा हुआ है, a² + 2ab + b², इसका मतलब क्या है 5m + 4n का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ था, इसी में पुट कीजिएगा, ठीक है, यही है, को पुट करना है। m का मान -9, ठीक है, प्लस n का मान कितना है 13 है, इसको पुट करते हैं, पुट कीजिए। यहाँ पे कितना आया, 9 × 45 -45, ठीक है सर, प्लस 13 × 4 = 52, 52 आया, ठीक है सर। अब आंसर कितना आ गया 52। अब इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है, होल स्क्वायर निकालते हैं। तो होल स्क्वायर निकालिएगा, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर निकालना है, मतलब 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर कितना है 7 × 7 = 49, 49 आएगा, 49 कहाँ दिया है, 49 दिया है ऑप्शन ए में, ठीक है।
यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत नहीं होने वाला, बस फॉर्मेट दिया, फॉर्मेट आपको पकड़ने आना चाहिए, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन, अगला क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा जूम करना होगा ना, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही बनाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो गया, बाकी क्वेश्चन ठीक है ना, हाँ 2 क्वेश्चन छोटा ही है, ठीक है। इसको देखते हैं, समझ दिखता ही होगा, नहीं दिखता तो मैं बता देता हूँ। एक ट्रेन है 6 घंटे के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 4 घंटों के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करती है, 10 घंटों के दौरान उसका कुल औसत क्या होगा, औसत चाल क्या होगा आपसे पूछा गया, औसत गति क्या होगा आपसे पूछा गया। औसत गति क्या होता है, कुल डिस्टेंस बटा कुल समय, कुल डिस्टेंस बटा कुल समय। मैं यहाँ लिख देता हूँ औसत गति, जब आपसे औसत गति पूछा जाए आप क्या कीजिएगा, कुल डिस्टेंस बटा कुल समय, क्या होगा, कुल समय, यही होने वाला है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 6 घंटा चला 30 किलोमीटर प्रति घंटा में, 6 घंटा चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा में, टोटल कितना चला है 180 किलोमीटर, ठीक, 30 छक 180 होता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा चला है, कितना घंटा चला है, 4 घंटा चला है, मतलब 45 चौक कितना होता है 180, 180 किलोमीटर यहाँ भी चला है। टाइम कितना लिया, पहले 6 घंटा बाद में 4 घंटा, 6 4 10 घंटा लिया है, तो 360 किलोमीटर चला है, 10 घंटा लिया है। औसत कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका सही आंसर होने वाला है। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला है यदि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% का डिस्काउंट देता है और 23% का लाभ अर्जित करता है, यदि उसे सेलिंग प्राइस पे 1840 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का मार्क प्राइस क्या आपसे पूछा गया है, वस्तु का मार्क प्राइस क्या आपसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं, मानते हैं कि किसी का CP 100 है तो इसको हम 23% का लाभ में, मतलब सेल कितना में करेंगे, 23 ज़्यादा में, मतलब सेल करेंगे कितना में, 123 में, यहाँ सेल किए, ठीक है, यहाँ पे सेल हुआ 123, सेल करने के बाद 18% का डिस्काउंट है तो हमारा मार्क प्राइस क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। तो ये सेलिंग जब हुआ ना 18% का डिस्काउंट, मतलब ये 82 का मान है, 82 का मान है, 123 है, 82 का मान है, आपसे फाइनली पूछा गया है किसका मान, किसका मान पूछा गया है आपसे, 100 का मान पूछा गया है। इसको सॉल्व करना होगा हम लोग को, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिएगा, वस्तु का मार्क प्राइस क्या आपसे पूछा गया है, यहाँ पे 23 का फ़ायदा है, 23% का लाभ हुआ, जो कि लाभ कितना हुआ अमाउंट में 1840, ये 23 का मान है, ठीक है, 23 का मान है, ये 23 का मान है। तो एक का मान हम निकाल लेते हैं, एक का मान निकलेगा, एक का मान क्या निकला, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 6 बाय में ना, नहीं 6 3 18 नहीं 4 8 7 चौक 28 नहीं 8 चौक 8 4 24, 8 बाय में चला जाएगा, 8 2 16 80, एक का मान निकला 80, एक का मान कितना निकला 80 निकला। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आने वाला है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आने वाला 12,000, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, ये कट भी जाएगा, देख लीजिए 41 तिया 41 दूनी, ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 50 मतलब 150, तो एक का मान 80 तो 150 का मान कितना होगा, 150 का मान 80 इंटू 150, 15 8 120 होता है, 120 और 2 शून्य लगा देंगे, कितना होगा 12,000, 12,000 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होने वाला है, ठीक। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ठीक है, 2 ट्रेन AB एक ही समय पे चलना स्टार्ट करती है, क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा 105 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से एक दूसरे की ओर बढ़ती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अगर A चलता है B के साइड तो अगला ट्रेन है जो C से चलता है B के साइड ही, C से चलता है B के साइड, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होगा तो डिस्टेंस स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। तो पता चलता है कि B ट्रेन 200 किलोमीटर अधिक चल जाती है, ठीक है। तो हम इसका निकालेंगे, स्पीड का अनुपात क्या होगा, स्पीड का अनुपात होगा 85 से 105, ठीक।
यही डिस्टेंस का अनुपात होगा, डिस्टेंस का अनुपात भी यही होने वाला। डिस्टेंस का अनुपात क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस का अनुपात होगा 17×5 = 85, 21/105, ठीक है, यह डिस्टेंस का अनुपात है। बी ज़्यादा चला है, कितना चला है, चला है 4 अनुपात, इसी 4 अनुपात का मान कितना 200 किलोमीटर। एक अनुपात का मान कितना होगा 50 किलोमीटर, एक अनुपात का मान कितना आ गया सर 50 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है 21 और 17 कितना हुआ 38 का डिफरेंस है, तो 50 किलोमीटर से गुना करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना चला है ट्रेन 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, एक ही लाइन में आंसर निकल गया 1900 किलोमीटर, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना है 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 6 - 2 मतलब 4 आ गया, 4 में से 4 गया तो 0, यहाँ तक मान नल बट्टा सन्नाटा। यहाँ पे 40 में से 3 गया तो 37 कहाँ है ऑप्शन डी में दिया है, ठीक, आसान क्वेश्चन था। माध्यिका दिया है 55, माध्य दिया है 58, बहुलक पूछा गया है। बहुलक इक्वल टू क्या होता है सर, बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यिका, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका - 2 माध्य। फिर से बोलिएगा क्या बोला मैंने, 3 माध्यिका - 2 माध्य, 3 माध्यिका मतलब -2 माध्य। माध्यिका कितना दिया है 55, 3 × 55 - 2 × 58, यहाँ पे कितना आया 110, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आ गया आपका 116 सॉरी यहाँ पे 160 है ना, नहीं 175 175 कितना हुआ 150 165 165, तो लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में 9 आएगा ना, 15 में से 6 गया तो लास्ट में 9 आएगा, 9 एक ही ऑप्शन में 49 वाला, तो सॉल्व लिख भी देते हैं 49, एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन ए 49, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होने वाला होगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनी म्याई एक पेंटिंग को क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में कंप्लीट करती हैं, फिर म्याई ने शो करते हुए वैकल्पिक दिन उसी पेंटिंग को मिलकर काम करते हैं, पेंटिंग कितना दिन में कंप्लीट होगा। अच्छा पहला दिन सोनी का इफिशियंसी है 4 दिन में काम कंप्लीट करती है, म्याई कितना दिन में कंप्लीट करती है 6 दिन में। टोटल काम कितना है 12 है, सोनी का इफिशियंसी कितना हो गया 3 हो गया, म्याई का इफिशियंसी 2 हो गया। म्याई स्टार्ट करती है मतलब पहला दिन 2 काम होगा, दूसरा दिन 3 काम होगा, तो 2 दिन में कितना काम होगा सर, 2 दिन में अगर हम पूछेंगे कि 2 दिन में कितना काम होगा तो आप बताइएगा सर कि 2 दिन में सर 5 काम होगा, 2 दिन में कितना काम होगा 5 काम होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 4 दिन में कितना काम होगा सर, 4 दिन में 10 काम होगा। आप बोलिएगा 4 दिन में 4 डेज में कितना काम हुआ 10 काम हुआ, बचेगा 2 काम, अगला काम कौन करेगा म्याई करती है, तो बचेगा 2 काम, तो कौन काम कंप्लीट हो गया 12, अगला काम कौन किया म्याई, तो कितना दिन में काम कंप्लीट हुआ 5 दिन, 5 दिन में कितना काम 12 काम खत्म हो गया, 5 कहाँ है ऑप्शन सी में दिया है 5 दिन, यही इसका सही आंसर होने वाला है 5 दिन, ठीक है। यहाँ तक डाउट नहीं होने वाला होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये होमवर्क दे देते हैं, अब इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 मेथड मैंने डिजिटल सम भी लगा सकते हैं या किसी फॉर्मेट पे भी सेट किया हुआ, मैं हिंट भी दे देता हूँ, अब बताइएगा इसका कमेंट में आंसर क्या आने वाला है, ठीक। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉनी एक बैंक से साधारण ब्याज पे 7,000 रुपया उधार लेता है, ठीक है, 7,000 ले लिया। 3 साल के बाद क्या बोला, 3 साल के बाद गया बैंक के पास 4,000 अमाउंट दे दिया, भुगतान किया, कितना दे दिया 7,000 लिया था 4,000 दे दिया। इस राशि को पूरी तरह से उधार दिए गए मूलधन के हिस्से के पुनः भुगतान के रूप में समायोजित किया जाता है। उधार लेने की तारीख से 5 साल के अंत में खातों में व्यवस्थित करने के लिए बैंक को फिर देता है कितना 4350। 3 साल के बाद दिया 4,000 और फिर लास्ट में 5 साल के लिए लोन लिया था, 5वां साल गया और जाके दे दिया उसको 4350 कि लीजिए 4350 अपना लोन समाप्त कीजिए। लिया था 7,000, दिया कितना 8,350, 4,000 पहले दिया बाद में 4350 दिया, टोटल 8,350 दिया। लिया था 7,000, 1,350 रुपये ज़्यादा दिया, तो आपसे पूछा गया है कि कितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। बनाने का मेथड देखिए। अच्छा ये 7,000 लिया तो 7,000 कितने साल तक लिया गया 3 साल तक, क्योंकि 3 साल में जितना भी हुआ होगा उसका 4,000 वापस किया होगा, ठीक। अच्छा 3 साल के लिए प्रिंसिपल 7,000 है, तो 3 साल का हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल का, PRT/100 होता है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100,
प्रिंसिपल 7000, रेट कितना होगा, रेट आपका हो जाएगा कैपिटल आय, टाइम कितना 3 साल डिवाइड बाई 100, ठीक 2 से काट लेंगे, मतलब कितना आ गया 210 आय। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का। अंतिम 2 साल का क्या होगा, अंतिम 2 साल का क्या होगा, 7,000 लिया था, 7,000 में से 4,000 दे दिया, बचेगा 3,000, यही 3,000 है जो अगला 2 साल तक क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। इस 3,000 पे कितना टाइम, कितना के लिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 2 साल के लिए चुकाया। अब कितना लगेगा इंटरेस्ट, 60 आए। टोटल इंटरेस्ट कितना लगा, 210 आए, 60 आए, कितना हुआ 270 आए, ये हुआ 270 आए, ये लगा था, ठीक है। अच्छा टोटल इंटरेस्ट हुआ कितना, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, देखिए टोटल बैंक को दिया 8,350, 7,000 ही लिया था, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना दिया, 1,350 एक्स्ट्रा दिया है, 1,350 ही इंटरेस्ट है, तो 270 का मान, 270 आय का मान 1,350 है, ठीक 270 आय का मान 1,350 है, आय का मान निकाल देंगे, 1,350 डिवाइडेड बाई 270, काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 पचे 135 आएगा, 27 पचे 135 मतलब 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 5%, 5% कहाँ दिया है सर, ऑप्शन सी में दिया है 5%, यही इसका सही आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है 5%, सिंपल इंटरेस्ट था 1,350, ठीक है 5% इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था, आसान नहीं अच्छा क्वेश्चन, टिपिकल था, बनाने का मेथड थोड़ा सा ठीक था। 100 सेब को का कुल कॉस्ट प्राइस 700 है, 100 सेब 700 में लेके आए, तो एक सेब का दाम कितना हुआ 700/100, मतलब एक सेब का दाम कितना हुआ सर 700 रुपया, ठीक है। 12 सेब का कितना होगा, एक दर्जन का बात करते हैं ना, एक दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, एक दर्जन में 12 सेब आता, 12 × 7 मतलब 12×7 84 में खरीद के लाएँ, अब बेचे कितना में 96 में, 35 दर्जन से बेचा जाता है, मतलब 96 में बेचेंगे, तो हम कितना का फ़ायदा होगा, फ़ायदा कितना का होगा सर 12 का फ़ायदा होगा 84 पे, परसेंटेज के लिए 100 लगा के परसेंटेज चिपका दिए, 12×7 मतलब 100/7, 100/7 का मतलब क्या कितना हुआ 14.2/7%, 14.2/7 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 14.2/7%, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब चलेंगे, ये वाला क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 7:3 है, 4 साल पहले ए की आयु 4 साल के बाद बी की आयु का 2:1 है। तो आपसे पूछा गया है, क्या बोला गया है, ए है और बी है, ठीक है, इनका प्रेजेंट एज का अनुपात कितना है 7:3 है, 4 साल पहले ए का एज, 4 साल के बाद बी का एज का अनुपात कितना 2:1 है। देखिए जब साइन अपोजिट है तो संख्या जुड़ जाएगी, मैंने पहले भी बताया आपको, साइन अपोजिट होगा तो संख्या ऐड हो जाएगा, ऐड करते हैं 7 एकम 7 और 3 दूनी 6 मतलब 1 अनुपात, 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 1 अनुपात का मान आएगा 4 और 8 12, 1 अनुपात का मान 12 आएगा, ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 12×7 = 84, ठीक है। बी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 12×3 = 36 साल। अब क्या बोले, प्रेजेंट एज आएगा, 4 साल के बाद एज ए का आयु, 4 साल के बाद ए का आयु कितना हो जाएगा 88, ठीक। 4 साल पहले बी का आयु, 4 साल पहले बी का आयु कितना हो जाएगा 36 में से 4 घटा देंगे तो कितना 32 साल। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा 88 और 32 में डिफरेंस कितना होगा 6 और 5, 56 साल का डिफरेंस होगा। 56 साल कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है 56 साल, यही इसका राइट आंसर होगा 56 साल। आपसे यही पूछा था, 56 ईयर्स इसका बीच में गैप हो गया, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 5 साल पहले ए और बी की आयु का योग 58 था, 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले था, तो प्रेजेंट एज में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, प्रेजेंट एज में ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5 साल दोनों बढ़ेगा, मतलब कि 68 हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 8 साल पहले बी की आयु, 8 साल पहले बी का आयु, ठीक है, बी में से 8 घटा दिए। 8 साल बाद ए का आयु, 8 साल बाद ए का आयु, ए का आयु में 8 साल जोड़ दिए, 8 साल बाद ए का आयु, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, ए लिखे हैं यहाँ पे, क्या लिखा गया है ए लिखा गया है, 8 साल बाद ए का आयु, 8 साल बाद ए का आयु के बीच का अंतर कितना है, अच्छा यहाँ पे माइनस है, इसके बीच का अंतर कितना 16 साल है, ठीक 16 साल है,
तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, b माइनस ए माइनस 16 इक्वल टू 16। इसका मतलब b में से a घटेगा तो कितना आ जाएगा, 32 साल आ गया। और यहाँ पे क्या है, b प्लस ए इक्वल टू 68। हम यहाँ पे निकालते हैं b का मान कितना आ गया, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे, b का मान और a का मान निकालते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड दीजिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे 40 100 बट्टा 2, b का मान 50 साल, a का मान कितना आ जाएगा, 68 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ पे बचेगा 3, 36 बट्टा 2 मतलब 18 साल। आपसे पूछा गया है a से b मतलब 18 से 50 का अनुपात आपसे पूछा गया है, 9:25। 9:25 इसका राइट आंसर होगा। 9:25 कहाँ है, 9:25 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, सॉरी ऑप्शन ए में 9:25 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा 9:25। ठीक, तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा सेशन काफ़ी अच्छा था। आपको कैसा लगा बताइए, कमेंट कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, कौन समझ में नहीं आया, सभी बताइएगा। इसका PDF है CM क्लासेस धनबाद के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको कंप्लीट सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। ग्रुप डी का ये सेशन कंटिन्यू चलेगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फिल कीजिएगा। DFCCIL का MTS का जो भी 3 पेपर का एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशंस कल अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।